साथियों, गरीब मयकू और कलुआ को न्याय कब मिलेगा। साथियों, आप जानते हैं कि लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत विविधता युक्त और कई खांचों में बटा हुआ बहुरंगी समाज है। कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी यहाँ के सर्वथा उपयुक्त है। यहाँ लगभग 180 भाषाएं व सैकड़ों जातियाँ हैं। द्रविड़, कोल, आर्य, ईरानी, यूनानी, हूण, अरब, मुस्लिम, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज आदि। लगभग सभी जातियों की अपनी अपनी भाषाएं थीं। जब ये जातियां भारत में आकर बसी तो वैचारिक आदान प्रदान हेतु ऐसी भाषा का आविर्भाव हुआ जो देश के अधिकांश भागों की भाषा होने के साथ साथ सरकारी कामकाज की भाषा बन गई। अंग्रेजों के साथ आई अंग्रेजी भाषा भी स्वाधीनता के 71 साल बीत जाने के बाद व काफ़ी विरोध के बावजूद भी भारतीय न्यायालयों कार्य की भाषा बनी हुई है, जबकि अंग्रेजी समझने, लिखने, बोलने वालों की संख्या न के बराबर है। जून 1946 में गांधी जी ने कहा भी था कि भारत के स्वतंत्र होने के 6 माह बाद संपूर्ण देश की भाषा हिंदी हो जाएगी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ताधारियों का विचार बदल गया। अब उनका मानना था कि वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी का वर्चस्व है, अतः भारत का विकास अंग्रेजी के बिना नहीं हो सकता। इसलिए शासन व्यवस्था व न्यायालय में कामकाज अंग्रेजी में ही जारी रहा। साथियों, 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के पहले पैराग्राफ में आने वाले 15 वर्षों अर्थात 1965 तक केंद्र सरकार की कामकाज की भाषा अंग्रेजी रहने का उल्लेख है। उसके पश्चात एक समिति बनाकर उसके विचारों पर राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद विधेयक बनाकर अंग्रेजी को हटाया जा सकेगा। इसी अनुच्छेद के तीसरे पैराग्राफ में वर्णित है, यदि भारत के किसी भी राज्य ने हिंदी भाषा के विरोध किया तो इसे नहीं हटाया जा सकेगा। देश के अधिकतर राज्यों में आम बोलचाल की भाषा हिंदी होने के बावजूद भी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी प्रामाणिक भाषा रहेगी। 1965 में राजभाषा हिंदी बनाने के प्रश्न पर दक्षिण भारत में दंगों को लेकर 1968 में एक संशोधन किया गया कि यदि एक राज्य भी अंग्रेजी भाषा का समर्थन करेगा तो अंग्रेजी भाषा ही जारी रहेगी। यहाँ ये बता दें कि नागालैंड में राजकीय भाषा अंग्रेजी घोषित की जा चुकी है, अतः माननीय न्यायालयों की भाषा अनिर्णीत है। अनुच्छेद 348 के द्वारा उच्च न्यायालयों के लिए 1970 से हिंदी भाषा के प्रयोग का प्राविधान किया गया है। राजभाषा अधिनियम की धारा 7 का से अंत संबंध स्थापित करके उच्च न्यायालय भी हिंदी भाषा के वैकल्पिक प्रयोग का प्राविधान कर सकता है। इसके लिए किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता भी नहीं है, जिससे देश की जनता को मातृभाषा में न्याय भी मिल सकेगा। अनुच्छेद 348 के परंतु 2 के अनुसार किसी भी प्रदेश के राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय की पूर्व सहमति से उस प्रदेश के उच्च न्यायालय में हिंदी या उस प्रदेश की राजभाषा में उच्च न्यायालय की कार्यवाही संपादित करने की अनुमति दे सकते हैं। इसी अनुच्छेद का लाभ लेते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार के उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी कार्रवाई की अनुमति दी गई, परंतु इसी तरह की मांग जब अन्य राज्यों से की गई तो उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड तथा बिहार से अलग हुए झारखंड और मध्य प्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालयों में भी हिंदी के प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई। आजकल पीड़ित के बयान को भी न्यायालयों में अंग्रेजी में अनुवाद करके लिखा जाता है, जबकि यह स्पष्ट है कि अनुवाद के समय अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भावनाओं का अनुवाद तो किया ही नहीं जा सकता। ऐसे में न्याय उचित नहीं हो पाएगा। भारत में मुकदमा लड़ना अपनी बर्बादी को न्योता देना है। गरीब तो मुफस्सिल और जिला अदालतों में भी वकीलों की फीस नहीं दे सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ना अच्छी हैसियत वालों के लिए भी कठिन है। आम जनता अब भी अंतिम आशा के रूप में सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाकर देखती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों की बात आती है। ये बड़े वकील सिर्फ इसलिए हैं कि वो एक पेशी पर जाने का 5 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक मेहनताना ले सकें। अगर जज उनकी बात न सुने, अगर जज अगली तारीख लगा दे तो उनके वो पैसे ईमानदारी के पैसे हो जाते हैं। और जो सामान्य श्रेणी का व्यक्ति अपना घर बार बेचकर उन्हें पैसे देता है, जिसका मुकदमा पर अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो वो आंसू बहाता हुआ अपने घर चला जाता है। अगली पेशी पर अगले 5 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक का इंतजाम
करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इस देश की जनता को न्याय मिल सके। अंतिम न्याय देने का अधिकार संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ये नहीं सोचा कि इस देश का 95% व्यक्ति उसकी नाक के नीचे मुकदमा लड़ने वाले वकीलों की फीस कैसे दे सकता है। अगर नहीं दे सकता तब फिर सुप्रीम कोर्ट से अंतिम न्याय पाने की आशा में वो बड़े वकीलों के विशद चक्र में फंस जाता है, जहां आर्थिक रूप से उसकी मौत निश्चित है, चाहे वो जीते या फिर हारे। गांव का गरीब मैकू और कलुआ नंगे पांव अपनी पत्नी के जेवर बेच कचहरी जाते हैं। वकील को मोटी फीस देकर वादी प्रतिवादी बन न्याय चाहते हैं। वकील अंग्रेजी में लिखते, पढ़ते, बोलते और सुनते हैं। जज महोदय भी केवल अंग्रेजी में लिखते, पढ़ते, बोलते और सुनते हैं। गरीब मैकू और कलुआ को कुछ समझ नहीं आता। हर बात वो वकील से बाद में पूछता है। बस उसे वकील से इतना समझ आता है कि जज ने फैसले में किसे जिताया। अंग्रेजियत के नाम पर गांव के गरीब मैकू और कलुआ जैसों के शोषण का सिलसिला आज भी जारी है। क्या यही न्याय की परिभाषा है? यदि नहीं तो न्याय भारतीय भाषा में क्यों नहीं, जिसे गरीब मैकू और कलुआ भी समझ सके? वकीलों की फीस के नाम पर गरीबों को न्याय पाने के लिए अपनी खेती की जमीन, जायदाद, जेवर क्यों बेचने पड़ते हैं? आखिर इन गरीबों को भी न्याय कब मिलेगा? वकीलों की असीमित असंगत फीस पर कानून कब बनेगा, जब गरीब मैकू और कलुआ को जेवर न बेचना पड़े? ज्ञान प्राप्त करने की अपनी भाषा कोई भी हो सकती है, लेकिन अदालत की भाषा वही हो जो वादी प्रतिवादी मैकू और कलुआ जैसे कई लोगों की प्रदेश की भाषा है। न्यायिक सेवा में ऐसे भारतीय भाषाओं के विद्वान हो जो वादी प्रतिवादी की भाषा पर अच्छी समझ रखते हों तथा वादी प्रतिवादी का वाद सुनने व निर्णय करने का इन्हीं न्यायाधीशों को अधिकार दिया जाए, तभी न्याय के साथ न्याय होगा। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।